हेलो दोस्तों, चलिए चलते हैं आज की वीडियो में। आज देखने वाले हैं कि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं या और अर्थशास्त्र को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये है अर्थशास्त्र यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र। हम पहले अर्थशास्त्र को देखेंगे तो अर्थशास्त्र में क्या है, व्यष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र। अब हम देखेंगे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है तो इसको इंग्लिश में क्या क्या कहते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गया। अब इसकी बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। ठीक है, इंट्रोडक्शन मतलब होता है परिचय। तो इसकी परिचय की बात करेंगे तो देखिए, सबसे पहले एक तो समष्टि है और दूसरा व्यष्टि है। इन दोनों शब्दों का पहली बार जो प्रयोग किया था तो किसने किया था, वो थे रैगनर फ्रिस्क। कौन थे, रैगनर फ्रिस्क। इन्होंने अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा था। कितने भागों में, दो भागों में। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये इन्होंने कब दो भागों में बांटा था, तो आप ये भी याद रखिए कि 1933 में 1933 में रैगनर फ्रिस्क ने अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा था। वो दो कौन कौन से थे, एक एक तो था व्यष्टि अर्थशास्त्र, एक था व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा था समष्टि। समष्टि को देखिए मैक्रो कहते हैं। इसमें समष्टि में MACRO होता है, मैक्रो। और जो व्यष्टि है इसमें होता है MICRO। ठीक है, माइक्रो इसे माइक्रो बोलते हैं और इसे मैक्रो बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो माइक्रो शब्द है, ठीक है, अब इसको देखते हैं। जो माइक्रो शब्द है ये ग्रीक भाषा के माइक्रोस से बना है। किससे बना है, माइक्रोस से। ये माइक्रोस से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ होता है छोटा। छोटा यानी इस इंग्लिश में बोलते हैं स्मॉल। छोटा कह सकते हैं या आप सूक्ष्म कह सकते हैं। ठीक है, और अब देखेंगे कि समष्टि समष्टि अर्थशास्त्र को, ये ग्रीक भाषा के समष्टि अर्थशास्त्र जो है तो ये ग्रीक भाषा के मैक्रोस से बना है। हमने बताया था कि MACRO होता है मैं समष्टि में यानी मैक्रो, और व्यष्टि जो होता है MICRO होता है। तो ये MAKROS से मतलब शब्द से मिलकर बना है मैक्रोस से, और ये है MIKROS यानी A और I में ही अंतर है, वरना एक ही शब्द से मिलकर बने हैं। ठीक है, तो ये मैक्रोस से मिलकर बना है, मैक्रोस शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है बड़ा। बड़ा यानी इंग्लिश में इसे बोलते हैं लार्ज, बड़ा, या इसे दीर्घ या भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, देखेंगे कि अब व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है, व्यष्टि जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है, इसमें किसका अध्ययन किया जाता है, व्यक्तिगत उपभोग का। किसका, व्यक्तिगत उपभोग का, या फिर परिवार का, या फिर उत्पादन इकाई का, या फिर फर्म का, या उद्योग का, मजदूर का, इन चीज़ों का, साहसी का, इन चीज़ों का जो है तो व्यष्टिगत अध्ययन किया जाता है। ये छोटे छोटे जो भी क्षेत्र हैं, ये भी छोटी छोटी इकाइयाँ हैं, इनका अध्ययन किस में करते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र में यानी सूक्ष्म अर्थशास्त्र में। ठीक है, अब जो समष्टि है इसमें करते हैं मूल्य स्तर का अध्ययन, रोजगार का अध्ययन, राष्ट्रीय आय का अध्ययन। राष्ट्रीय आय आपकी गांव की तो राष्ट्रीय आय है नहीं है, ये पूरे देश की है, तो इसमें पूरा क्षेत्र आता है यानी बड़ा क्षेत्र आता है। ठीक है, तो ये समष्टि होता है। तो इसमें राष्ट्रीय उत्पाद का अध्ययन किया जाता है और राष्ट्रीय आय का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो जो बड़े क्षेत्र होते हैं उनका अध्ययन हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं, और जो छोटे क्षेत्र होते हैं उनका अध्ययन हम व्यष्टि यानी सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं कुछ परिभाषाएं। तो ये सबसे पहली परिभाषा हम देखेंगे कि जो प्रोफेसर JK मेहता सर थे, तो उन्होंने क्या कहा था। तो JK मेहता थे, उन्होंने कहा था समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण निकाय का अर्थशास्त्र है। यानी जो समष्टि अर्थशास्त्र है वो संपूर्ण निकाय का अर्थशास्त्र है, और व्यष्टि अर्थशास्त्र इस निकाय के संगठक अंग का अर्थशास्त्र है। ठीक है, तो ये JK मेहता सर की परिभाषा है। अब हम इसमें कुछ अंतर देख लेते हैं कि व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में
क्या क्या अंतर है। ठीक है, तो हम इनको देखेंगे। चलिए देखते हैं कि इनमें क्या अंतर है। तो देखिए, इसमें जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है, व्यष्टि अर्थशास्त्र है जो ये जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है, इसकी जो समस्याएं हैं और जो इसकी जो समष्टि अर्थशास्त्र की समस्याएं हैं, सबसे पहले इनको हम देखेंगे कि इसमें व्यष्टि की बात कर रहे हैं। नंबर 1 है, इसमें विभिन्न इकाइयों का व्यष्टि रूप में अलग अलग, यानी इससे अर्थव्यवस्था का पूर्ण ज्ञान नहीं मिलता है। यानी देखिए, इसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन तो किया नहीं जाता है। व्यक्तिगत उपभोग, उत्पादन, व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, तो इसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था का ज्ञान नहीं मिल पाता है। तो ये एक समस्या है व्यष्टि अर्थशास्त्र की। ठीक है, अब दूसरी समस्या क्या है? दूसरी समस्या है व्यष्टिभावी विश्लेषण। अन्य बातें समान रहने की मान्यता तथा पूर्ण रोजगार की कल्पना पर आधारित है, पर ये बातें अवास्तविक हैं। यानी कि ये पूर्ण रोजगार की कल्पना पर ही आधारित है, तो ये एक अवास्तविक मान्यता है। तो इसमें ये भी एक समस्या है व्यष्टि अर्थशास्त्र की। अब देखते हैं कि तीसरी समस्या क्या है। तो कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं जिनका अध्ययन इसमें नहीं किया जा सकता है। जैसे मौद्रिक नीति, राष्ट्रीय आय। हमने बताया था कि जो राष्ट्रीय आय है वो समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन उसका किया जाता है, और जो मौद्रिक आय है उसका भी अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। तो अब ये व्यष्टि अर्थशास्त्र की कुछ महत्वपूर्ण समस्याएं हैं। अब देखते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र की कौन सी समस्याएं हैं। समष्टि अर्थशास्त्र में नंबर 1 में है, इसमें समूह का अध्ययन किया जा सकता है, पर समूह के विभिन्न अवयव का नहीं किया जा सकता। यानी हम यदि मान लीजिए एक ग्रुप बना है, तो इस ग्रुप का अध्ययन तो समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जा सकता है, लेकिन इस ग्रुप में जो सदस्य जुड़े हैं उन सदस्यों का एक एक करके अध्ययन नहीं किया जा सकता है। ये एक समष्टि अर्थशास्त्र की समस्या है। तो आई होप आपने इतना देखा। अब आगे चलते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब देखते हैं उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत और उपभोक्ता का संस्थिति तथा न्यू क्लासिकल या मार्शल का दृष्टिकोण, यानी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड मार्शल, यानी कंज्यूमर बिहेवियर। उपभोक्ता व्यवहार क्या है? हम सबसे पहले जब उपभोक्ता के व्यवहार सिद्धांत को पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें यही जानना जरूरी होता है कि उपभोक्ता व्यवहार हम किसे कहते हैं या उपभोक्ता व्यवहार क्या है। तो जो उपभोक्ता का व्यवहार है, ये देखिए, इसको समझते हैं कि उपभोक्ता का व्यवहार क्या है। ठीक है, तो देखिए, किसी वस्तु के क्रय या उसकी मांग या उसके उपभोग की मात्रा के संबंध में कई उपभोक्ता विभिन्न परिस्थितियों में किस प्रकार से व्यवहार करता है, इसे ही उपभोक्ता का व्यवहार कहा जाता है। यानी किसी वस्तु के क्रय या उसकी मांग या उसके उपभोग की मात्रा के संबंध में कोई उपभोक्ता विभिन्न परिस्थितियों में, एक ही परिस्थिति तो रहती नहीं है, तो विभिन्न परिस्थितियों में किस प्रकार से व्यवहार करता है, इसे ही हम उपभोक्ता व्यवहार कहते हैं। ठीक है, अब हम देख लेंगे कि उपभोक्ता के व्यवहार को जो प्रभावित करने वाले कुछ कारक भी हैं, उनको हम देखेंगे कि उपभोक्ता के व्यवहार को कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। तो हम देखिए, ये उपभोक्ता के व्यवहार को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको भी। देखिए, सबसे पहले उपभोक्ता के जो व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारक हैं, उनमें से सबसे पहले आता है क्या? सबसे पहले आता है उपभोक्ता की आय। उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता की जो आय है वो भी उपभोक्ता के व्यवहार को प्रभावित करती है। और यहाँ पे है अन्य वस्तुओं का मूल्य यानी कीमत। अन्य वस्तुओं का कीमत भी उपभोक्ता के व्यवहार को प्रभावित करती है, और रुचि भी प्रभावित करती है तथा फैशन भी प्रभावित करता है। यहाँ पे उपभोक्ता की संपत्ति यानी आय, उपभोक्ता की संपत्ति भी प्रभावित करती है। आय तो अलग है, उपभोक्ता की आय अलग है, और संपत्ति देखिए ये अलग है। ठीक है, भविष्य में आय प्रवाह या उसकी निश्चितता ये भी प्रभावित करती है। तो ये उपभोक्ता के व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ठीक है, अब देखेंगे कि किसी वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता ही उपभोक्ता के व्यवहार की मूल कड़ी है। ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों। देखिए,
किसी वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता ही उपभोक्ता की मूल कड़ी है। ये किताब से लिखा गया है दोस्तों, अच्छा मटेरियल है, आप लिख लीजिए। ठीक है, अब हम देखेंगे कि उपयोगिता के मापदंड के संदर्भ में जो मतभेद हैं वो कौन कौन से मतभेद हैं और किसने क्या कहा है, ये भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं कि उपभोक्ता के उपयोगिता जो है तो इसके मापदंड में मतभेद है। सबसे पहले तो ये, यानी इसको दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, उपयोगिता को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? उपयोगिता के क्रम माप पर आधारित सिद्धांत यानी क्रमवाचक उपयोगिता, और दूसरा है ये न्यू क्लासिकल अर्थशास्त्री जो हैं तो इन्होंने कहा है सीमांत उपयोगिता दृष्टिकोण, यानी कि संख्यात्मक माप पर आधारित दृष्टिकोण, यानी कि ये है संख्यावाचक या गणनावाचक दृष्टिकोण या गणनावाचक उपयोगिता। ठीक है, गणनावाचक का मतलब क्या है? गणनावाचक का मतलब है कि हम गणना कर सकते हैं, और जो उसमें था क्रमवाचक में, उसमें हम क्रम के रूप में रख सकते हैं। इसमें यदि हम मान लीजिए एक केला खाने से हमें यदि हमें एक केला मान लीजिए 5 रुपए का मिलता है एक केला, तो हम मानेंगे कि पाँच रुपए के बराबर हमें संतुष्टि मिली है। और जैसे 3 केला खाने से हमें 20 रुपए देने पड़े, तो हम मानेंगे कि 20 रुपए के बराबर हमें उपयोगिता यानी संतुष्टि मिली है। तो हम इसी प्रकार हम क्रम लगा सकते हैं कि पहले 5, फिर 20, फिर 50, ऐसे ही क्रम लगा सकते हैं। और जो नहीं सॉरी, ये संख्यावाची है। ठीक है, तो ये संख्यावाची ऐसे ही हम संख्या रूप में लिख सकते हैं। और जो क्रमवाचक है उसको हम क्रम रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, यानी उसको संख्यात्मक रूप से नहीं प्रदर्शित कर सकते हैं, हम उसे क्रम बाई क्रम लगाएंगे। ठीक है, कि जिससे जैसे मान लीजिए इससे ज़्यादा संतुष्टि, मान लीजिए कि एक केला है उससे ज़्यादा संतुष्टि मिली, और जो केला है उससे तो संतुष्टि मिली है ठीक है, लेकिन जो सेब है तो उससे और ज़्यादा संतुष्टि मिली है, तो पहले नंबर पे सेब को रखेंगे और दूसरे नंबर पे केला को रखेंगे। इस प्रकार से हमें मान लेंगे कि उस पर मतलब कि क्रम रूप में रख लेंगे। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि इसमें कौन कौन से अर्थशास्त्री हैं क्रमवाचक में। तो जो क्रमवाचक में है तो सबसे पहले आते हैं एलन और हिक्स। ठीक, एलन और हिक्स ने दिया था अनधिमान वक्र यानी तटस्थता वक्र। एलन और हिक्स ने तटस्थता वक्र की सहायता से उपयोगिता को क्रमवाचक रूप में दर्शाया था। और दूसरे हैं सैमुअल्सन का व्यक्त अनधिमान दृष्टिकोण। इन्होंने अनधिमान दृष्टिकोण दिया था उपयोगिता को समझाने के लिए। ठीक है, अब देखते हैं कि गणनावाचक में क्या है। तो गणनावाचक में देखिए सबसे पहले तो आता है समसीमांत दृष्टिकोण। समसीमांत दृष्टिकोण किसका है? मार्शल का। मार्शल महोदय ने कहा था कि उपयोगिता को गणना यानी कि गणना उसकी की जा सकती है या संख्यात्मक रूप में मापा जा सकता है, और जो संख्यात्मक रूप में जो मापा जा सकता है वो कैसे मापा जा सकता है? तो वो यूटिल्स में मापा जा सकता है। ठीक है, यूटिल्स में मापा जा सकता है। तो मार्शल ने समसीमांत उपयोगिता दृष्टिकोण दिया था। अब देखिए जो कार्डिनल मेजरमेंट है यानी गणनावाचक माप है, तो इसको भी दो उपभागों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन से? उपभोग तथा उपयोगिता, और दूसरा है समसीमांत उपयोगिता या उपभोग संस्थिति। ठीक है, अब इसको आप समझ गए, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए प्रोफेसर मोहन सिंह क्या कहते हैं। प्रोफेसर मोहन सिंह कहते हैं मांग का तार्किक सिद्धांत यानी मांग का जो तार्किक सिद्धांत है ये 3 आधारों से उत्पन्न हुआ। नंबर 1 है सीमांत उपयोगिता, नंबर 2 है अनधिमान परिकल्पना, और जो नंबर 3 है व्यक्त अनधिमान परिकल्पना। इन 3 सिद्धांतों के आधार पर उपभोक्ता के व्यवहार की व्याख्या करेंगे। तो चलिए चलते हैं आगे। ये कहा था H.K. मोहन सिंह ने। ठीक है, अब आगे चलते हैं। कुछ अर्थशास्त्री हैं, इनको समझेंगे इन्होंने क्या कहा था क्या नहीं कहा था। ठीक है,
आपको सिर्फ समझना है, अपना दिमाग लगाएंगे तो भ्रम में चले जाएंगे। ठीक है, जैसा अर्थशास्त्रियों ने कहा है वैसा ही हमें मान लेना है, बाकी उसमें कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर दिमाग लगाते हैं तो उनसे आगे आगे दिमाग लगाइए और एक्स्ट्रा, तो आप भी कुछ थ्योरी परिकल्पना दीजिए कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ अर्थशास्त्री उपभोग वस्तु की उपयोगिता को नष्ट करता है। कुछ अर्थशास्त्रियों ने कहा था कि जो उपभोग है, ये जो खाने की इच्छा है, ये वस्तु की उपयोगिता को संतुष्ट नहीं यानी नष्ट करता है। यानी जो उपभोग यानी जो खाने की जो वस्तु को जो जो भी मतलब केला है, जो सेब है, जो भी है खाने वाली चीज़ है, जो उपभोग वस्तु की उपयोगिता को नष्ट करता है। ठीक है, अब प्रोफेसर मार्शल साहब जो हैं, प्रोफेसर मार्शल ने उपभोग को नकारात्मक उत्पादन कहा था। क्या कहा था, इम्पोर्टेंट है, नकारात्मक उत्पादन कहा था उपभोग को। किसने कहा था, मार्शल ने। अब यहाँ पे देखेंगे जेके मेहता सर क्या कहते हैं। जेके मेहता सर ने कहा था कि उपभोग उस क्रिया को कहते हैं जिससे किसी आवश्यकता की संतुष्टि के रूप में प्रत्येक इकाई से क्रमशः घटती हुई उपयोगिता प्राप्त होती है। यानी जिससे किसी आवश्यकता की संतुष्टि के रूप में यानी प्रत्येक इकाई से क्रमशः घटती हुई उपयोगिता प्राप्त होती है। यानी जैसे आप एक केला खाते हैं तो पहले आपको 50% संतुष्टि मिलती है, दूसरा केला खाते हैं तो आपको 40% मिलती है, तीसरा केला खाते हैं तो आपको 35% मिलती है, चौथा केला खाते हैं तो आपको 25% मिलती है। ऐसे ही उपयोगिता घटती जाती है। जैसे आप उपभोग बढ़ाते जाते हैं तो वैसे ही उपयोगिता उसकी घटती जाती है। ठीक है, तो उपभोग की इस परिभाषा में उपयोगिता केंद्र बिंदु है। ठीक है, उपयोगिता को ही उन्होंने महत्वपूर्ण माना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए, जो आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्रिया उपभोग है। यानी जो आवश्यकताएं होती हैं कि हम कहीं कपड़े खरीद लें, कहीं गाड़ी खरीद लें, तो उनको संतुष्ट करने की क्रिया उपभोग है। ठीक है, तथा आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की वस्तु की क्षमता उपयोगिता है। ठीक है, जो आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की जो वस्तु की क्षमता होती है, यानी केला में एक ऐसी क्षमता थी जो जो व्यक्ति ने खाया है उसकी उपयोगिता को उसने संतुष्ट किया है। यानी एक केला है, मान लीजिए, इसमें इतनी उपयोगिता है, यानी उपयोगिता इतनी क्षमता है इसके पास कि जो एक व्यक्ति जो भूखा है उसको जो भी इसको भूख लगी है, तो ये यदि ये केला खाता है तो इस केले में इतनी उपयोगिता है कि इसकी जो आवश्यकता है उसको संतुष्ट कर सकता है। ठीक है, यानी कि जो जो इसकी जो आवश्यकता है ये मनुष्य की, तो ये मनुष्य केला खाएगा क्योंकि उसकी इच्छा है केला खाने की, और केला में इतनी उसमें संतुष्टि की क्षमता है कि ये इस मनुष्य के उसको आवश्यकता को वो पूर्ण कर सकता है, यानी उसको संतुष्ट कर सकता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखेंगे उपयोगिता को देखेंगे। उपयोगिता के बारे में, उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है। ठीक है, वो तो ठीक है, व्यक्तिगत होती है। यानी कि देखिए उपयोगिता, अब देखिए शराब पीने वाले जो होते हैं, जो शराब पीने वाले हैं, तो वो शराब पीने वाले हैं तो उनके लिए जो है तो दारू उपयोगी होगी दोस्तों, और उनके लिए दारू उपयोगी होगी। ठीक है, और जो दारू नहीं पीता है तो उसके लिए उपयोगी क्या होगा, उसके लिए उपयोगी कोई मान लीजिए फल फ्रूट हो सकता है, कुछ भी मान लीजिए आप, जैसे उसके लिए मान लीजिए कोल्ड ड्रिंक हो सकती है। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक हो सकती है, तो उसके लिए कोल्ड ड्रिंक उपयोगी है, लेकिन इसके लिए कोल्ड ड्रिंक उपयोगी नहीं है, और इसके लिए जो है तो इसके लिए भी ये कोल्ड ड्रिंक उपयोगी नहीं है। दारूबाज के लिए कोल्ड ड्रिंक उपयोगी नहीं है, और जो दारू नहीं पीता है, ये दारू नहीं पीता है तो इसके लिए दारू उपयोगी नहीं है। ठीक है, तो ये व्यक्तिगत होती है। अब देखिए, ये जो उपयोगिता है ये समय, स्थान या व्यक्ति के साथ बदलती रहती है। यानी जैसे आपको बताया अभी कि दारू पीने वाले के लिए दारू उपयोगी है और दारू ना पीने वाले के लिए दारू उपयोगी नहीं है। कोल्ड ड्रिंक पीने वाले के लिए कोल्ड ड्रिंक उपयोगी है, परंतु कोल्ड ड्रिंक ना पीने वाले के लिए कोल्ड ड्रिंक उपयोगी नहीं है। ठीक है, और
समय के साथ बदलती रहती है। यानी जैसे मान लीजिए आप सर्दियों में स्वेटर पहनते हैं, तो आपको सर्दियों में स्वेटर की आवश्यकता होती है, वो आपके लिए सर्दियों में उपयोगी है, बहुत उपयोगी है, ठीक है। लेकिन लेकिन गर्मियों के दिनों में नहीं है, वो एक भी नहीं उपयोगी है, ठीक है। तो इस प्रकार वो समय के साथ भी वो बदलती रहती है उपयोगिता, ठीक है। अब देखते हैं आगे। अब देखते हैं कि उपयोगिता की संख्यात्मक विश्लेषण, ठीक है। उपयोगिता के संख्यात्मक विश्लेषण। मार्शल ने कहा था कि उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है। यह मुद्रा के द्वारा मापी जाती है। यानी मुद्रा के द्वारा मापी जाती है, इसका मापने का जो वो था, कैसे कैसे मापा जाता है, तो यूटिल्स में मापा जाता है, ठीक है। जैसे 25, 45, 67, 15 आदि संख्याओं के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। आपको बताया था कि संख्याओं के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, उसे ही संख्यात्मक विश्लेषण कहते हैं, ठीक है। किसी वस्तु के बदले दिया जाने वाला मूल्य ही उस वस्तु की उपयोगिता का माप हुआ। यानी कि जैसे आप 1 केला लेते हैं, 5 रुपये का पड़ता है, तो आप मान लेंगे कि 5 रुपये के बराबर हमें उपयोगिता मिल गई। यही एक कहा गया है कि किसी वस्तु के बदले दिया जाने वाला मूल्य यानी कीमत ही उस वस्तु की उपयोगिता का माप होता है, ठीक है। जो संख्यात्मक विश्लेषण है, यह विधि निरपेक्ष यह विधि मतलब निरपेक्ष विधि है, एब्सोल्यूट विधि है। ये जो संख्यात्मक दृष्टिकोण है ना, तो ये कैसी है, ये निरपेक्ष विधि है, यानी एब्सोल्यूट विधि है, ठीक है। अब देखते हैं कि क्रमवाचक विश्लेषण, यानी जो क्रमवाचक उपयोगिता है, उसको किस प्रकार से बताया गया है, किसने कहा है, किसने बताया है। जो देखिए संख्यात्मक विधि के दोष के रूप में क्रमवाचक विधि प्रस्तुत हुई। यानी जो संख्यात्मक विधि थी, तो उसको दोषी ठहराने के लिए क्रमवाचक विधि प्रस्तुत की गई, ठीक है। तो इसमें आते हैं पेरेटो, एलन, हिक्स तथा सैमुअल्सन। इनके अनुसार उपयोगिता को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आदि के रूप में मापा जा सकता है, ठीक है। यानी फर्स्ट, सेकंड यानी क्रम दिया जा सकता है, उनको संख्याएं नहीं दी जा सकती, क्रम दिया जा सकता है। और देखिए जो क्रमवाचक उपयोगिता है, यह सापेक्ष विधि है। कैसी है, सापेक्ष विधि यानी रिलेटिव विधि है, ठीक है। इसमें जो है तो क्रम लगाया जा सकता है, ठीक है। तो ये सही कहा गया है, इसमें क्रम लगाया जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं कि टाइप्स ऑफ यूटिलिटी यानी उपयोगिता के प्रकार। उपयोगिता के कौन कौन से प्रकार हैं, इनको हम देखेंगे। तो आप बने रहिए अभी और नोट करते रहिए, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक है। टाइप्स ऑफ यूटिलिटी यानी उपयोगिता यानी यूटिलिटी के प्रकार यानी उपयोगिता के प्रकार। तो उपयोगिता 3 प्रकार की मुख्यतः होती है, ठीक है। कितने प्रकार की, मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। एक होती है टोटल यूटिलिटी यानी कुल उपयोगिता। दूसरी होती है मार्जिनल यूटिलिटी यानी सीमांत उपयोगिता। और तीसरी होती है एवरेज यूटिलिटी यानी कि औसत उपयोगिता। अब जो मार्जिनल यूटिलिटी है, इसको निकालने का सूत्र जो होता है, तो वो होता है MU बराबर TU का मतलब है टोटल यूटिलिटी, MU का मतलब है मार्जिनल यूटिलिटी, MUN माइनस MUN-1। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा, मार्जिनल यूटिलिटी निकालने का फार्मूला है। अब हम देखेंगे ग्राफ के माध्यम से कि मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी, एवरेज यूटिलिटी किस प्रकार से गिरती हैं, किस प्रकार से क्या होता है इनका, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कलम की जो इकाइयाँ हैं वो दिया हुआ है। यहाँ पे जो उपयोगिता है वो दिया हुआ है। यहाँ पे कुल उपयोगिता और यहाँ पे एवरेज यूटिलिटी यानी कि औसत उपयोगिता, और यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी यानी सीमांत उपयोगिता दिया हुआ है, ठीक है। अब हम जैसे ही एक कलम का यूज करते हैं, तो उससे हमें 8% की मान लीजिए उपयोगिता प्राप्त होती है। टोटल कितनी हुई, 8%। एवरेज कितनी हुई, 8%। और जो मार्जिनल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता कितनी प्राप्त हुई, 8%। अब जो दूसरा उपयोग करते हैं हम, तो हमारी कम जाती है, यानी 5% हमें उपयोगिता मिलती है। टोटल उपयोगिता मिलती है हमें 13%। और जो इसमें सीमांत उपयोगिता है,
तो वो मिलती है हमें कितनी 5%। और जो हमारी एवरेज यूटिलिटी है तो वो मिलती है हमें 6.5%। यानी कि देखिए टोटल यूटिलिटी जो है तो पहले बढ़ेगी, फिर स्थिर हो जाएगी और फिर घटेगी। और जो सीमांत उपयोगिता है तो पहले घटेगी, फिर शून्य होगी, फिर ऋणात्मक हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से अभी हम देख रहे हैं। और ये जो एवरेज यूटिलिटी है तो वो घटती जाएगी। ठीक है, तो अभी देखिए अब तीसरे का उपयोग करते हैं। जब तीसरे का उपयोग करते हैं तो इसमें कुल उपयोगिता जो यूटिलिटी है तो हमें मिलती है 1%। ठीक है, और जो टोटल उपयोगिता मिलती है हमें मिलती है कितनी 14%। और जो औसत उपयोगिता मिलती है वो मिलती है हमें 4.67%। और जो हमें सीमांत उपयोगिता मिलती है वो मिलती है हमें 1%। ठीक है, देखिए सीमांत उपयोगिता और घट गई, टोटल उपयोगिता तो बढ़ गई है। अब जब चौथी यूनिट का प्रयोग करते हैं तो हमें जो उपयोगिता मिलती है तो वो मिलती है 0%। अब 0% मिलती है तो कुल उपयोगिता उतनी ही है, वो रुक गई है। ठीक है, अब यहाँ पे जो औसत उपयोगिता है वो और घट गई है, 3.5% हो गई है। और जो सीमांत उपयोगिता है वो हो गई है शून्य, क्योंकि उपयोगिता एक भी नहीं मिल रही है तो वो शून्य हो गई है। अब जब पाँचवीं इकाई का उपयोग करते हैं तो इसमें उपयोगिता जो है तो माइनस में चला जाता है। यानी जब ज़्यादा खाएंगे, कहते हैं ना कि लालच बुरी वाला है, ज़्यादा लेते जाएंगे तो नुकसान तो करेगा ही। तो ये माइनस में पहुंच जाता है उपयोगिता। ठीक है, और जो टोटल यूटिलिटी है वो भी घटने लगता है। और जो औसत उपयोगिता है वो तो घटती ही है। और जो सीमांत उपयोगिता है वो भी माइनस में चली जाती है। ठीक है दोस्तों, तो पहले सीमांत उपयोगिता देखिए घटती है, फिर शून्य होती है और फिर माइनस में चली जाती है। और जो टोटल उपयोगिता यानी कुल उपयोगिता है वो पहले बढ़ती है और फिर स्थिर हो जाती है, फिर घटने लगती है। और जो औसत उपयोगिता है वो हमारी घटती जाती है। ठीक है, और जो समान उपयोगिता की बात करें तो वो भी घटती जाती है, फिर शून्य हो जाती है और फिर माइनस में चली जाती है। यह सीमांत उपयोगिता जैसी आप मान सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए सीमांत उपयोगिता शून्य, यानी कि जो सीमांत उपयोगिता है तो वो शून्य व ऋणात्मक हो सकती है। ठीक है, सीमांत उपयोगिता यानी शून्य व ऋणात्मक हो सकती है। अधिकतम सीमांत उपयोगिता शून्य व ऋणात्मक हो सकती है। और अधिकतम स्तर पर सीमांत उपयोगिता शून्य होती है। यानी जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो सीमांत उपयोगिता क्या होती है, शून्य होती है। जब कुल उपयोगिता घटने लगती है तो सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है। यानी जब कुल उपयोगिता जब घटने का नंबर आ जाता है उसका, जो घटने लगती है जब, तो सीमांत उपयोगिता उस समय ऋणात्मक में मतलब माइनस में जाने लगती है। ठीक है, तो अब देखेंगे कि कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता। यह देखिए भैया प्रारंभ से ही घटती है, यह पूर्ण तृप्ति पर शून्य होता है, इसके बाद ऋणात्मक भी हो जाती है। और यह एक सीमा तक बढ़ता है, यानी कि एक सीमित सीमा तक बढ़ता है। यह पूर्ण तृप्ति में अधिकतम होता है, इसके बाद घटता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए इसको डायग्राम से देख लेते हैं। डायग्राम के माध्यम से देखेंगे कि देखिए सबसे पहले जो है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कुल उपयोगिता को ही देखेंगे, बाद में सीमांत उपयोगिता को देखते हैं। तो ये है देखिए वाई अक्ष और ये है एक्स अक्ष। ठीक है, तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ सेटिस्फाइड है, यानी कि पूर्ण तृप्ति का बिंदु है। ठीक है, जहाँ अधिकतम संतुष्टि मिल रही है। ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, यानी कि नति परिवर्तन बिंदु है, जहाँ से बढ़ने लगती है। ये पहले घटती दर से बढ़ती है और फिर बढ़ती दर से बढ़ने लगती है। और यहाँ पे अधिकतम हो जाती है और यहीं पे जाके सीमांत उपयोगिता यहीं पे शून्य हो जाती है। और जब ये घटने लगती है तो सीमांत उपयोगिता माइनस में चली जाती है। अब सीमांत उपयोगिता को भी इसी के साथ में देखेंगे। देखिए ये है फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज। तो फर्स्ट स्टेज में पहले बढ़ती है सीमांत उपयोगिता, फिर शून्य हो जाती है
और फिर घटने लगती है। और यहाँ पे देखिए वो इस तरीके का बना था ना, इस तरीके का टोटल यानी कुल उपयोगिता। तो जहाँ पे कुल उपयोगिता अधिकतम होता है तो वहीं पे सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है, और जैसे ही कुल उपयोगिता घटने लगती है तो सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक में पहुंच जाती है, क्योंकि ये पूर्ण तृप्ति का बिंदु है और इससे नीचे जाएगी तो माइनस में ही जाएगी। यहाँ पे वस्तुओं की इकाइयाँ ली गई हैं, ठीक है, और यहाँ पे उपयोगिता ली गई है, मार्जिन उपयोगिता यानी सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय